नमस्कार। हिंदी के पन्ना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं इकबाल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अद्भुत साहस और रोमांच से भरपूर एक दास्तान। रोमांच इतना है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका रोम रोम व्यवस्था से बगावत कर उठेगा। कहानी है हजारों साल पुराने भारत की, जब मैसेडोनिया का एक युवा राजा आंखों में दुनिया का सम्राट बनने की ख्वाहिश लिए भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ था। ये ऐतिहासिक महागाथा मैं किसी इतिहास की बोरिंग किताब से नहीं सुना रहा, बल्कि ये कहानी है अजीत प्रताप सिंह द्वारा लिखे उपन्यास अभ्युत्थानम की। अभ्युत्थानम उपन्यास अभी मात्र 1-1.5 महीना पहले अप्रैल 2023 में प्रकाशित होकर आया है। 400 पृष्ठों के इस बड़े फलक पर फैले आख्यान के बारे में आपकी उत्सुकता देखते हुए हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। इसकी कथा शुरू होती है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 60 वर्ष बाद से। उस समय युवाओं में बुद्ध की शरण में जाने की होड़ मची थी। लोग उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए बेताब रहते थे। तब के भारत में तमाम छोटे छोटे राज थे। कुछ दशकों पहले के 16 जाने माने महाजनपदों में से एक मगध अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर सबसे आगे निकल चुका था और मगध भी बुद्ध के प्रभाव में था। मगध का राजा महापद्मनंद था, जिसे भारत का पहला शूद्र शासक भी माना जाता है। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके दरबार में सभी राज्यों के योग्यतम व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, जैसे कि उसका प्रधान सेनापति मुरा नेपाल की तराई में बसे एक छोटे से मोरी गणराज्य का अधिपति था। कथा में मोड़ तब आता है जब महापद्मनंद वृद्ध हो चला और हमेशा बीमार रहने लगा। ऐसी स्थिति में उसके सबसे बड़े बेटे उग्रसेन को कार्यकारी राजा बनाया। महापद्मनंद का सबसे छोटा बेटा नंद बहुत ही उदंड और बिगड़ा हुआ राजकुमार था। एक नागरिक से अपराध के चलते उसे राज्य से निष्कासन की सजा मिली हुई थी। इस सजा के लिए वो सेनापति मुरा, महामंत्री शक्टार, आचार्य चड़क को दोषी मानता था। यहाँ बताना जरूरी हो जाता है कि आचार्य चड़क विश्व प्रसिद्ध नीति निर्माता, राजनीतिक अर्थशास्त्री आचार्य विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य के पिता थे। हाँ, तो अब वापस कहानी पर आते हैं। उग्रसेन के कार्यभार संभाल लेने पर नंद की महत्वाकांक्षाएं फिर से जगने लगी। उसने षड्यंत्र रचना शुरू किया। एक एक करके उसके सभी भाई और अंत में पिता महापद्मनंद उसके शिकार हुए। जब नंद राजा बना तो उसने अपनी ही प्रवृत्ति के लोगों को शासन का भार देना शुरू किया। महामात्य राक्षस के अलावा कोई भी काबिल व्यक्ति उसके साथ नहीं था। सम्राट बनते ही नंद ने पूर्व सेनापति मुरा से बदला लेने के लिए पूरे मोरी गणराज्य में नरसंहार करवा दिया। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं छोड़ा गया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को जंगल में ढकेल दिया गया, लेकिन वहां भी उन्हें जीवित नहीं छोड़ा गया। अमात्य शक्टार को उनके पुत्रों सहित कारागार में डाल दिया गया और आचार्य चड़क यानी चाणक्य के पिता को बेरहमी से मारकर उनका सिर चौराहे पर टांग दिया गया। लालची नंद अपने ही राज्य में धन का लुटेरा बन बैठा और लोग उसे धनानंद पुकारने लगे। अभ्युत्थानम उपन्यास एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है। यह उपन्यास उस दौर की राजनीतिक गतिविधियों की ही जानकारी नहीं देता, बल्कि समाज के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शासन और समाज के हर क्षेत्र के बारे में उन्होंने तबीयत से जानकारी दी है, लेकिन कथा के प्रवाह को बाधित नहीं होने दिया है। अभ्युत्थानम युद्ध शास्त्र और शासन तंत्र की ही नहीं, बल्कि काम शास्त्र की भी जानकारी देता है। कथा में यह भी है कि चुंबन कितने तरह का हो सकता है, नायिका को स्पर्श कैसे कर सकते हैं, और तो और लव बाइट यानी सेक्स के दौरान दांतों के उपयोग की अलग अलग विधियों का रसीला वृत्तांत है। वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित यह उपन्यास अजीत प्रताप सिंह की पहली छपकर आई रचना है। अजीत पेशे से कंप्यूटर के शिक्षक और प्रोग्रामर रहे हैं और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 8 वर्षों तक नौकरी की, लेकिन अपने पैशन के चलते नौकरी छोड़कर स्वतंत्र तकनीकी अनुवादक के तौर पर काम कर रहे हैं।
अजीत के बहुपठित होने का अंदाजा आपको उपन्यास पढ़ते हुए लग जाएगा। उपन्यास में राज्य के अंगों के बारे में, उनके संगठन के बारे में, शासन के बारे में, हथियारों के बारे में, व्यूह रचना के बारे में, सैनिकों के बारे में, आचार्यों के बारे में काफी जानकारी है। ये महागाथा उस दौर की कथा कहता है जिसे कोई पुराण या कल्पना कहकर झुठला नहीं सकता। इसके साक्ष्य प्राचीन शास्त्रों, बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों ही नहीं बल्कि तमाम विदेशी स्रोतों से भी उपलब्ध है। आलोचना की बात करें तो ये अजीत की पहली रचना है, इसलिए किस्से की बुनावट में सपाटता झलकती है जिसे नाटकीयता और सस्पेंस से मजेदार बनाया जा सकता है। एक और कमी खटकती है प्रूफ की गलतियों को, लेकिन कथानक की गंभीरता में इन्हें छोड़ा जा सकता है। किस्सागोई को आधार बनाकर अजीत ने इतिहास जैसे नीरस विषय को एक औपन्यासिक महाख्यान में बदल दिया है। अभी जितनी कहानी बताई गई वो तो कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू होता है जब आपसी कलहबाजी में उलझे भारतीय राज्यों के सामने एक आंधी आकर खड़ी हो गई थी। ये आंधी थी मैसेडोनिया के राजा सिकंदर की। उसकी आंखों में विश्व विजय का सपना था। 6000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके वो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर पहुंचा था और उसे लगता था कि भारत पर अधिकार होते ही वो दुनिया के किनारे तक पहुंच जाएगा और उस महासमुद्र का दर्शन कर लेगा जिसके आगे कोई दुनिया नहीं है, जहां आकर संसार की सारी नदियां और समुद्र समा जाते हैं। विशाल सेना और रास्ते में मिस्र और पर्सिया जैसे विशाल साम्राज्य को जीतते हुए सिकंदर जब यहाँ पहुंचा तो भारतीय सीमांत के कई शासक उसके सम्मुख नतमस्तक थे। गांधार का शासक आम्बी तो पहले से उसे अधीनता का पैगाम भेज चुका था। उसे लगता था वो अपने पड़ोसी राज्य पुरु से बदला ले सकेगा। इन बड़े राज्यों के बाद सिकंदर को छोटे छोटे राज्यों से इतना प्रतिरोध सहना पड़ा कि उसकी सेना का मनोबल टूट गया। अश्मक, अभिसार, ग्लुचुकायन, शिवी, अम्बस्ट, कठ, मालव, योधे, क्षुद्रक, ब्राह्मणक, अर्जुनायन और जाने कितने राज्यों को उसने अपने विश्वासघात और चालाकी से जीता जरूर, मगर जब एक एक नागरिक, बच्चे, महिलाएं तक युद्ध में उतर आई तो सिकंदर की सेना हताश हो गई। कई छोटे राज्य पूरी तरह समाप्त हो गए। वाहिक स्त्रियों का बलिदान इतिहास में अमर रहेगा, जिन्होंने आखिरी सांस तक युद्ध किया। मालवों के साथ युद्ध में तो सिकंदर की जान तक चली जाती, लेकिन वहां उसे जीवनदान मिल गया। मगर बदले में सिकंदर ने पूरे राज्य में भयंकर नरसंहार का आदेश दे दिया। इन सब के बीच जो उल्लेखनीय बात थी वह था आचार्य चाणक्य के अनाथ और गरीब बेटे विष्णुगुप्त का घूम घूम कर लोगों को जागृत करना। तक्षशिला में आचार्य बनने के बाद उन्होंने मगध से एक बच्चे चंद्रगुप्त को अपना शिष्य चुना और कुलविहीन होने के कारण विष्णुगुप्त ने उसे अपना गोत्र नाम दिया। बहुत बाद में चाणक्य को पता चला कि वह बालक उनके पिता के अनन्य मित्र मगध के पूर्व सेनापति मुरा का बेटा था। यही बालक इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का दुश्मन धनानंद था। दोनों के पिता की हत्या उसके आदेशों से हुई थी, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिशोध की बात को भुलाकर एक महान उद्देश्य के लिए लोगों को तैयार किया। सिकंदर के हमले से चिंतित चाणक्य और चंद्रगुप्त चाहते थे कि सीमा पर इतनी मजबूत सेना होना चाहिए कि भारत की ओर आंख उठाकर कोई न देख सके। मालव सैनिकों का जो तीर सिकंदर को लगा था वो प्राणघातक सिद्ध हुआ। मालवों का नरसंहार भले सिकंदर की सेना ने कर दिया, मगर सिकंदर भी अपनी जन्मभूमि का अंतिम दर्शन नहीं कर सका। किस तरह आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर राज्यों को एक छत्र शासन के लिए समझाया। उन्होंने साम दाम दंड भेद से अपनी ओर से मिलाया और अंत में आताताई धनानंद को हटाकर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। चंद्रगुप्त सैनिक बनकर सिकंदर की सेना से लड़ा, फिर उसकी सेना में भी रहा, गुप्तचरों की सहायता ली, आत्मघाती विष कन्याओं की मदद ली, सेल्यूकस जैसे सेनापति को पराजित किया। ये सारी कहानी इसी महाख्यान में समाहित है। आपने कई फिल्में, वेब सीरीज और सीरियल देखे होंगे जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की जीवन गाथा वर्णित होगी, लेकिन अजीत का ये उपन्यास आपको रग रग में उत्साह भर देगा।
गहन किस्सा गोई आपको भारत के स्वर्णिम अतीत से आपको परिचित कराएगा। यदि आप इतिहास की नीरस किताबों से बचना चाहते हैं, फिर भी भारत का इतिहास जानना चाहते हैं, तो ये किताब आपको निराश नहीं करेगी। अभियुत्थानम को पढ़ने के बाद अपने देश के बारे में आपका नज़रिया बदलेगा। साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद एक गर्व की अनुभूति जरूर होगी और भारतीय विविधता को समझने का मौका मिलेगा। किताब अमेजन पर 580 रुपये में उपलब्ध है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किताबों की दुनिया में हो रही हर नई हलचल से अपडेट रहने के लिए हिंदी का पन्ना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों से शेयर करना न भूलें। आपके कमेंट का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है, तो अपनी राय देते रहिए। धन्यवाद।